भारत में सामान्यतः ऐसा देखा जाता रहा है कि जो भी साइक्लोन फॉर्म होते हैं या जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन फॉर्म होते हैं वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के आसपास फॉर्म होते हैं। अरब सागर के आसपास ऐसे साइक्लोन बहुत ही कम मात्रा में फॉर्म होते थे, लेकिन हालिया कुछ समय में इनकी प्रवृत्ति और उनकी आवृत्ति काफ़ी बढ़ गई है। तो आज हम इन्हीं साइक्लोन के इर्द गिर्द सभी कुछ जानेंगे कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं, इनका नामकरण कैसे रखा जाता है और इनकी अनुकूलतम दशाएं क्या होती है। और हाल ही में ये जो बिपरजॉय साइक्लोन उत्पन्न हुआ है इसका नामकरण किसने किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे विषय को, और हमारा विषय है कि चक्रवात बिपरजॉय क्या है और इसका नाम कैसे पड़ा। तो हाल ही में अरब सागर के आसपास जो क्षेत्र निर्मित हो रहा है, जिन दशाओं में यह चक्रवात उत्पन्न हुआ है, ये जो साइक्लोनिक तूफान जो आ रहा है इसका नामकरण कर दिया गया है और इसका नामकरण किया है बांग्लादेश और इसका नाम रखा गया है बिपरजॉय। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रूपरेखा को, कि रूपरेखा में सबसे पहले हम इसके विषय में क्या जानेंगे। तो रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर देखेंगे और खबर के बाद हम देखेंगे चर्चा में क्यों है और कैसे होता है चक्रवातों का नामकरण, इनकी नामकरण की वजह क्या है और नामकरण करने के क्या कुछ नियम हैं, और ये अरब सागर में चक्रवात जो उत्पन्न हुआ है बिपरजॉय चक्रवात, इसके बारे में हम जानेंगे। और अरब सागर में ही इन चक्रवातों की प्रवृत्ति और आवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा बिपरजॉय किया गया है। तो अब बात करते हैं कि चक्रवात की स्थिति कहाँ पर है। यह गोवा से लगभग 850 किलोमीटर पश्चिम में है और मुंबई से 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से मानसून लगभग 7 से 8 दिन तक लेट हो जाएगा, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि 13 जून तक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसके विकसित होने की संभावना है, जो कि आज हुआ। भारतीय मौसम विभाग ने यह कहा है कि कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के समुद्र तट इससे अधिक प्रभावित होने की आशंका है और इसके आने वाले समय में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। तो आइए अब देखते हैं साइक्लोन के बारे में, कि साइक्लोन क्या होते हैं और साइक्लोन के नामकरण के पीछे क्या क्या चीज़ें और क्या क्या कारण हैं, इसे हम समझते हैं। तो हमने अभी जाना कि जो हालिया तूफान है, साइक्लोन है, इसका नाम है बिपरजॉय, ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। लेकिन जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपने सोचा होगा ये साइक्लोन होते क्या हैं। साइक्लोन से बनता है साइकिल, साइकिल यानी कि एक चक्र, चक्र यानी कि एक गोलाकार में प्रवाह की दिशा, चक्रीय रूप में, गोलीय रूप में या घुने के रूप में एक प्रवाह की दिशा। तो सामान्य शब्दों में ले तो चक्रवात बना है एक चक्र से। हवाओं की जब एक चक्र के रूप में प्रवाह, लगातार प्रवाह होना, दरअसल ये फॉर्म होते हैं महासागर के ऊपर। जहाँ पर महासागरीय दशाएं हैं, महासागर है, वहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात फॉर्म होते हैं। कैसे फॉर्म होते हैं, चलो देखते हैं। जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र के टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, जब इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब समुद्र का जल गर्म होकर इससे ये हवाएं ऊपर उठती हैं। तो जब ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो समुद्र के तल पर लो प्रेशर की स्थिति बनती है। चूँकि हाई टेम्परेचर है तो लो प्रेशर बना और हवाएं ऊपर उठ गई। तो जैसे ही यहाँ पे गर्म हवाएं समुद्र तल से ऊपर उठती हैं तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वे इस स्थान को भरने की कोशिश करती हैं। तो जब ये ठंडी हवाएं बहुत तेजी गति से इस स्थान को भरने की कोशिश करती हैं तो इस वजह से यहाँ पे एक ऐसी चक्रीय स्थिति उत्पन्न होती है। तो हवाओं की इस चक्रीय स्थिति को ही कहा जाता है साइक्लोन, चक्रवात। तो इसमें हवा की स्थिति जितनी तेज होती जाती है वैसे ही चक्रवात की स्थिति भी उतनी भयानक और भयंकर होती जाती है, और अंत में स्थिति होती है सबसे भयंकर स्थिति जो हाइपर साइक्लोन की होती है। और इस साइक्लोन के जो केंद्र बिंदु है, एकदम मिड का बिंदु है, इसको कहा जाता है आई ऑफ साइक्लोन या चक्रवात की आँख। साइक्लोन के चारों तरफ उच्च दबाव होता है और चक्रवात की आँख वाले बिंदु पर सबसे निम्न दबाव होता है, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी की।
और ये गर्म हवाएं जब ऊपर वायुमंडल में उठती हैं तो ऊपर उठकर ये संघनित हो जाती हैं और संघनित होकर ये बादल का रूप फॉर्म कर लेती हैं और बाद में यही एक वर्षा का कारण बनती हैं। और अब हम चर्चा करते हैं कि हालिया समय में जो भी चक्रवात रहते हैं उन चक्रवात का नामकरण कैसे किया जाता है। उनके नामकरण के संदर्भ में हम समझते हैं। अभी इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय जो कि बांग्लादेश के द्वारा हुआ है, दरअसल बंगाली भाषा में इस शब्द का मतलब होता है डिज़ास्टर या क्लैमिटी। डिज़ास्टर मतलब आप समझ सकते हैं आपदा। और अब हम चर्चा करते हैं कि इनका नामकरण किस आधार पर किया जाता है। ये कई देशों द्वारा रोटेशनल आधार पर इनके नामकरण किया जाता है। कुछ देशों का एक पैनल होता है जो कि एक मौजूदा दिशा निर्देशों के आधार पर ये तय करते हैं कि साइक्लोन का क्या नाम रखा जाएगा। अर्थात जितने भी देश हैं वो रोटेशनल रूप में, रोटेशनल फॉर्म में साइक्लोन का नाम निर्धारित करते हैं। दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवाती चेतावनी केंद्र हैं। ये सभी अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में और इनके लिए सलाह जारी करने के लिए ये सभी देश आपस में इकट्ठे होते हैं। 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र में हमारे भारत का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, भारत का IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इन सभी देशों के संदर्भ में नामकरण के बारे में चर्चा भी करता है। अर्थात भारत का IMD 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र RSMC में शामिल है, जो एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का एक पैनल है जो 13 सदस्यीय देशों के उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान वृद्धि की सलाह भी देता है। अब बात करते हैं कि ये जो 13 सदस्यीय देश हैं ये कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन शामिल है। बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। अब यदि हम बात करें एक ऐसे RSMC की, एक ऐसे क्षेत्रीय विशेष केंद्र के बारे में जिसका नाम है IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो यह केंद्र भी एक क्षेत्र विशेष के चक्रवात के नामकरण के लिए उत्तरदायी है या चक्रवात के नामकरण के लिए कार्य करता है। कौन कौन से क्षेत्र विशेष हैं उसमें ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर पर विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम देने के लिए अनिवार्य रूप से RSMC नई दिल्ली को जिम्मेदार माना जाता है। भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और करता रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं कि नामकरण के लिए किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। कि नामकरण के लिए कोई तो बातें होंगी, कोई तो शर्त होगी, कोई तो नियम होंगे जिनके आधार पर नामकरण किया जाता है। तो नामकरण के पीछे जो भी शर्त या नियम है उसके बारे में हम जानते हैं। दरअसल इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी सन 2000 में, जब इस बात पर चर्चा हुई थी कि इन साइक्लोन्स का नामकरण करना चाहिए और वर्ष 2004 में इस नामकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले कौन कौन से देश शामिल थे। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। सबसे पहले इन सब देशों को प्रस्ताव भेजा गया था और बाद में वर्ष 2018 में 5 और देशों को नामकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया और जिन 5 देशों के नाम हैं जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल किया गया। फिर अब इन सब देशों का एक पैनल बन गया और अब ये सब देश रोटेशनल तरीके से रोटेट होकर सभी आने वाले चक्रवातों का नामकरण करते हैं और सभी आपस में चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद अंततः उस नाम को शामिल किया जाता है। तो इस नामकरण में कुछ एक नियमों का पालन किया जाता है। जो भी नाम प्रस्तावित किया जाता है वो किसी भी राजनीति और राजनीतिक हस्तियों द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए और सभी की धार्मिक विश्वासों, संस्कृतियों और लिंग से तटस्थ होंगे। अर्थात इन सब की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और नामकरण के कुछ और नियम भी हैं और इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए जो कि आबादी के किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। इसके अलावा ये जो नाम सुझाया जा रहा है ये बहुत कठोर और क्रूर स्वभाव का नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा ये नाम थोड़ा छोटा हो और उच्चारण करने में आसान हो और किसी भी सदस्य के लिए अपमानजनक ना हो। इसके अलावा इसकी अधिकतम लंबाई 8 अक्षरों की हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। और अब हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा ये जो बिपरजॉय नाम दिया गया है, इसके बाद भारत ने भी एक सुझाव के आधार पर अगले चक्रवात का नाम तेज रखने का प्रस्ताव रखा है। अर्थात अब भारत के सुझाव के आधार पर अगले चक्रवात का नाम तेज रखा जाएगा। तो ये जान लिया हमने इस चक्रवात के संदर्भ में, हालिया चक्रवात के संदर्भ में, और इस चक्रवात की आने वाले समय में स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं और आने वाले मानसून को यह प्रभावित कर सकता है और ऐसी नई नई स्थितियां यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। और आइए अब देखते हैं हम कि ये चक्रवात अरब सागर के आसपास ही क्यों जनरेट हुआ। क्योंकि अभी तक ऐसा देखा जा रहा था कि अभी तक अधिकतर जितने भी चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं, वे सभी बंगाल की खाड़ी में होते हैं। अरब सागर वाले क्षेत्र में ये सामान्यतः उत्पन्न नहीं होते, लेकिन अब अरब सागर वाले क्षेत्र में भी ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अरब सागर में इन चक्रवातों की संख्या बे ऑफ बंगाल की तुलना में सामान्यतः कम रहती है, ऐसा देखा जाता रहा है। लेकिन अरब सागर में जून सबसे अनुकूल महीनों में से एक है जहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो अब बात करते हैं चक्रवात के बारे में, जो कि हमने चर्चा भी की थी कि जून माह में, गर्म माह में अरब सागर पे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वह जल भाप बन के हवा में ऊपर उड़ता है। और ये गर्म हवाएं जब ऊपर जाती हैं तो आसपास की ठंडी हवाएं इसका रिक्त स्थान घेरने की कोशिश करती हैं, जो एक चक्र के रूप में फॉर्म होती हैं और यही एक चक्रवात को जन्म देते हैं। ये चक्रवात का जो केंद्र बिंदु है, आई ऑफ साइक्लोन है, ये एक लो प्रेशर की स्थिति होती है। तो ये जल गर्म क्यों होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से। हाई टेम्परेचर की वजह से जल गर्म हुआ, ऊपर उठा, नीचे निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से पास की हवाओं ने इसका स्थान लेने की कोशिश करी और ये गोल चक्र के रूप में प्रवाह होने लगी। सामान्यतः उच्च तापमान का मतलब कम दबाव वाली हवा और कम तापमान का मतलब उच्च दबाव वाली हवा, और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह करती हैं। और यही एक मुख्य कारण है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि सामान्यतः बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र अरब सागर की तुलना में अधिक गर्म माना जाता है। इसीलिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या सामान्यतः अरब सागर वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि अरब सागर वाले क्षेत्र में हवाएं लगातार गर्म हो रही हैं और यहाँ पे महासागरीय दशाएं ऐसी हो रही हैं कि चक्रवात वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। इसी कारण अरब सागर वाले क्षेत्र में यहाँ पे लगभग लगातार उच्च चक्रवात की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और ये तो जाना हमने अभी यहाँ के प्रमुख कारण के बारे में। और अब आज के सेशन से जुड़ा हुआ हम एक प्रश्न डिस्कस करते हैं कि चक्रवातों का नामकरण निम्नलिखित में से किससे तटस्थ होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक और राजनीति हस्तियों से, बी धार्मिक विश्वासों से, सी संस्कृतियों से, डी उपरोक्त सभी से। और इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक कदम हमें बहुत हिम्मत देता है। धन्यवाद।